हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम बीपीएम सर। मैं गीता साइंस इंटर महाविद्यालय हजारीबाग का केमिस्ट्री टीचर हूं। हम लोग इस वीडियो सेशन में फिजिकल केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें लेक्चर 1.2a तक देख लिए थे। यदि आप मेरे पहले का लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लीज आप उसे देख ले, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके पहले वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़े थे। इसमें हम लोग था क्रिस्टलीन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। के पहले वीडियो में हम लोग क्रिस्टलीन सॉलिड के बारे में देखे थे। इस वीडियो में हम लोग एमोर्फस सॉलिड के बारे में देखेंगे। तो हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो में? एमोर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एमोर्फस सॉलिड का क्या लिखेंगे? डिफिनेशन। तो हम लोग इसका डिफिनेशन लिखते हैं। द amorphous solid does not consist of discrete particles। इसको हम लोग बोल सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्री। इसमें क्या होता है कि द एमोर्फस सॉलिड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या हो सकता है? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्री। तो इसमें जो बोला गया है कि एमोर्फस सॉलिड में जो हमारा डिस्क्रीट पार्टिकल होगा, छोटा छोटा जो पार्टिकल होता है, उसका डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होता। डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होने से क्या होता है कि ये जो सॉलिड होता है वो हमारा पूरा ठोस नहीं होगा। कहीं कहीं हमारा क्या रहेगा? गैप रहेगा। इसका जो इंटरसेक्टिंग होगा पार्टिकल्स का, वो हमारा लॉन्ग ऑर्डर रेंज में नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड में कि इसमें जो हमारा डिस्क्रीट पार्टिकल होगा उसमें डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होता है। तो डेफिनिट ज्योमेट्री किसका? एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस का। उसी को हम लोग बोलते हैं एमोर्फस सॉलिड। तो इसमें बोला द एमोर्फस सॉलिड डज नॉट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन ऑफ डेफिनिट ज्योमेट्री। कि एमोर्फस सॉलिड में नहीं रखता है, क्या नहीं रखता है? डिस्क्रीट पार्टिकल ऑफ का डेफिनिट ज्योमेट्री। तो सिंपल तरीका से हम लोग बोल सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड में जो हमारा पार्टिकल्स होता है, डिस्क्रीट पार्टिकल्स होता है, उसका हमारा ज्योमेट्री डेफिनिट नहीं होता है, जिसके कारण से इसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा। और उसी को हम लोग कहते हैं एमोर्फस सॉलिड। क्या बोल सकते हैं उसको हम लोग? एमोर्फस सॉलिड। अब इसका आगे फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे कि एमोर्फस सॉलिड का फीचर द amorphous solid has following features। तो इसमें बोला है कि द एमोर्फस सॉलिड हैज फॉलोइंग फीचर्स। तो एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है? बहुत सारा फीचर्स होता है। उसको देखते हैं आगे हम लोग फीचर्स के बारे में। इसका पहला फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग कि देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ constituent particles। जो क्या हो सकता है? एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। देयर may be some sort range
ordered arrangement of constituent particles। तो इसमें पहला फीचर्स बोला है आपका कि देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम मॉलिक्यूल्स और आयन। देयर में बी सम शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो इसमें जो बोला है कि जो हमारा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है, कि ये लंबा कतार से ये नहीं जुड़ता है, ये शॉर्ट होता है। क्या होता है? शॉर्ट होता है। तो वही बोला है कि देयर इज नो लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो हमारा एटम मॉलिक्यूल्स और आयन जो होता है उसका लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है। वही बोला है कि देयर में बी सम शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हमारा लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होगा तो इसमें क्या हो सकता है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। किसमें? एमोर्फस सॉलिड में। तो एमोर्फस सॉलिड में जो होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट नहीं होता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि जो इसमें जो हमारा होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का एटम मॉलिक्यूल आयन का जो होता है शॉर्ट रेंज और ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। किसमें? एमोर्फस सॉलिड में। तो इसमें हम लोग सिंपल तरीका से बोल सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड में जो हमारा होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम मॉलिक्यूल्स आयन का जो अरेंजमेंट होता है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट होता है। हम लोग दूसरा फीचर्स के लिए बात करेंगे हम लोग। द एमोर्फस सॉलिड हैज नो definite external geometry of particles। तो इसमें बोला है दूसरा फीचर्स में कि द एमोर्फस सॉलिड हैज नो डेफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का जो हमारा एमोर्फस सॉलिड में जो होता है इसका डेफिनिट ज्योमेट्री नहीं होता है, मतलब ये डेफिनिट आकृति नहीं होता है। इसका जो एक्सटर्नल आकृति होगा एमोर्फस सॉलिड में जो हमारा क्या बोल रहा है कि द एमोर्फस सॉलिड हैज नो डेफिनिट एक्सटर्नल ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स, कि हमारा जो इसमें कोई भी एमोर्फस सॉलिड में इसमें जो बोला है कि अंदर में जो हमारा इसका ज्योमेट्री होता है वो डेफिनिट नहीं होता है। किसमें? एमोर्फस सॉलिड में। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एमोर्फस सॉलिड का एक्सटर्नल ज्योमेट्री जो होगा अंदर का आकृति जो होता है वो डेफिनिट नहीं होता है। इसका पार्टिकल का इसमें एमोर्फस सॉलिड में। तो हम लोग नेक्स्ट फीचर्स का बात करते हैं। हम लोग तीसरा का बात करेंगे हम लोग थर्ड में कि इट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक्स latent heat of fusion। और इसमें बोला गया है कि इट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो एमोर्फस सॉलिड का गुण नहीं होता है। कि इसमें जो हमारा होता था क्रिस्टलिन सॉलिड में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक हमारा गुण होता था, एक फीचर्स था हमारा क्रिस्टलिन सॉलिड का, लेकिन एमोर्फस सॉलिड में जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता है। तो वही बोला इट हैज नो कैरेक्टरिस्टिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि इसमें जो हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो गुण होता है वो एमोर्फस सॉलिड में नहीं होता है। नेक्स्ट फीचर्स 4 का हम लोग 4 नंबर बात करेंगे। इट हैज नो शार्प मेल्टिंग point। It means over a wide range of
टेम्परेचर। इसमें बोला है फोर्थ फीचर्स में कि इट हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, कि इसमें हमारा शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। इट मीन्स ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमारा एमोर्फस सॉलिड में जो होता है वो शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि जो एमोर्फस सॉलिड होगा अलग अलग पॉइंट में अलग अलग इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, उसी को बोलते हैं हम लोग नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। मतलब वो एक ही टेम्परेचर में, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में एमोर्फस सॉलिड को हम लोग नहीं पिघला सकते हैं। तो उसका क्या होता है कि एक ही बार पूरा सॉलिड हमारा नहीं पिघलेगा, आगे पीछे पिघलेगा। तो इसमें बोल रहा है कि इट हैज नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, मतलब हुआ कि इसमें शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि ओवर ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, कि इसमें जो होता है अलग अलग पॉइंट में अलग अलग टेम्परेचर होता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है किसमें? एमोर्फस सॉलिड में। पांचवा फीचर्स का हम लोग बात करेंगे कि इट इज आइसोट्रोपिक। इट मीन्स, इसका मतलब जो हुआ एनी फिजिकल प्रॉपर्टीज such as electrical conductivity, refractive index, expansion coefficient, etc. have the same values in all the direction of an amorphous solid। इसमें बोल रहा है कि इट इज आइसोट्रोपिक। इट मीन्स एनी फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक्सपेंशन कोएफिशिएंट etc हैव द सेम वैल्यू इन ऑल द डायरेक्शन ऑफ एन एमोर्फस सॉलिड। इसमें जो बोला है कि एमोर्फस सॉलिड हमारा क्या आइसोट्रोपिक है, और इसके मतलब हुआ कि जो हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी जो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सभी हमारा इसमें क्या होगा? सेम वैल्यूज होगा। सबका क्या होगा? सेम वैल्यूज होगा इन ऑल दी डायरेक्शन। मतलब किसी भी डायरेक्शन में यदि हम लोग लेते हैं एमोर्फस सॉलिड में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, तो सभी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? सेम वैल्यू होता है। इसमें एमोर्फस सॉलिड में ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी ये चीज हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी जो हम लोग मेजर करते हैं तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? उसको पिघला लेते हैं पूरी तरह से और उसके बाद मेजर करते हैं। इसलिए हमारा सभी एक में मिल जाता है और सभी डायरेक्शन में हमारा क्या होता है? इसका सेम वैल्यू होगा। और इसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इट इज आइसोट्रोपिक है। इट मीन्स में मतलब हुआ कि कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी जो इसमें होता है हमारा एक्सपेंशन कोएफिशिएंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होगा हमारा सेम वैल्यू होगा इन ऑल दी डायरेक्शंस में। इस सभी डायरेक्शंस में हमारा क्या होगा? सेम वैल्यू होता है। किसमें? एमोर्फस सॉलिड में। एंड लास्ट फीचर्स की हम लोग बात करेंगे। इसमें हम लोग छठा नंबर कि दे amorphous solid has no clear fracture. It means when an amorphous
solid is cut with knife a sharp edged tool. The newly generated surfaces are irregular. तो इसमें बोला है कि द एमोर्फस सॉलिड हैज नो क्लियर फ्रैक्चर, कि एमोर्फस सॉलिड में हमारा कोई क्लियर फ्रैक्चर नहीं होता है. इट मीन्स बोला कि व्हेन एन एमोर्फस सॉलिड इज कट विथ नाइफ ए शार्प एज टूल द न्यूली जनरेटेड सरफेसेज आर इरेगुलर. इसमें जो बोला है कि एमोर्फस सॉलिड जो हमारा क्लियर फ्रैक्चर नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्या कि यदि हम लोग चाकू से कोई भी एमोर्फस सॉलिड को यदि हम लोग काटते हैं तो इसका काटने से जो हमारा नया सरफेस जो मिलेगा वो हमारा इरेगुलर होता है. क्या होता है? इरेगुलर होता है. वही चीज बोला है द एमोर्फस सॉलिड हैज नो क्लियर फ्रैक्चर, इसमें क्लियर फ्रैक्चर नहीं होता है. इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि व्हेन एन एमोर्फस सॉलिड इज कट विथ नाइफ, कि जब हम एमोर्फस सॉलिड को चाकू से काटते हैं, ए शार्प एज टूल द न्यूली जनरेटेड सरफेसेज आर इरेगुलर, कि जो हमारा नया सरफेस जो उसमें जनरेट करेगा वो हमारा क्या होगा? इरेगुलर होगा. वो रेगुलर नहीं होगा, प्लेन नहीं होगा, स्मूथ नहीं होता है. क्या होता है? इरेगुलर होता है, मतलब उसमें प्लेन नहीं होता है. किसमें? एमोर्फस सॉलिड में. इसीलिए बोला गया कि एमोर्फस सॉलिड है नो क्लियर फ्रैक्चर, ये क्लियर फ्रैक्चर नहीं होता है. यदि क्रिस्टलिन और एमोर्फस सॉलिड में डिफरेंस पूछा जाए तो इसके फीचर्स में जो बताया गया है वो लिख सकते हैं हम लोग, लेकिन इसमें जो बात लिखना है, लेकिन इट मीन्स में जो लिखे हैं वो हम उसमें एक्सप्लेनेशन लिखना जरूरी नहीं है. तो उस तरह से उसका डिफरेंस भी हम लोग लिख सकते हैं. एमोर्फस सॉलिड और क्रिस्टलिन सॉलिड का यदि क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में तो अब इसका एग्जाम्पल के बात करेंगे हम लोग. किसका? एमोर्फस सॉलिड का. एग्जाम्पल्स ऑफ एमोर्फस सॉलिड. इसका एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करते हैं. तो पहला में हो सकता है आपका ग्लास, प्लास्टिक, इसी नंबर में प्लास्टिक सल्फर, डी नंबर में आपका रबर, ई में पॉलीमर्स, तो इस तरह से इसका एग्जाम्पल हो सकता है किसका? एमोर्फस सॉलिड का. ग्लास, प्लास्टिक, प्लास्टिक सल्फर, रबर और पॉलीमर्स. ये किसका हो गया एग्जाम्पल्स? आपका एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल्स हो गया. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सूडो सॉलिड और सुपर कूल लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे और क्वार्ट्ज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. यदि आपको इस वीडियो में कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें. यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. और यदि आप मेरे चैनल में न्यू व्यूअर हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करे तो आपको सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे. इस वीडियो में यहीं तक. थैंक यू.